नमस्कार, आप देखें इनबी न्यूज। अब मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो बूस्टर डोज क्या विपक्ष का नया प्रयोग बनेगा? जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल तैयारी मूड में हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र के बीच के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन शुरू करने की घोषणा कर दी गई है और इसको 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष बिल्कुल आक्रामक नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को एहतियात के तौर पर प्रिकॉशन डोज दिए जाने की भी शुरुआत 10 जनवरी से होगी। एक और जहां पीएम मोदी के इस फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस पहल का क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि उनके बार बार जोर देने की वजह से पीएम मोदी ने यह फैसला लेने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस फैसले पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सुझाव को मान लिया है और उनके ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का मेरा सुझाव मान लिया है और ये कदम सही है। देश के जन जन तक वैक्सीन और बूस्टर डोज की सुरक्षा पहुंचानी होगी। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा था कि हमारी अधिकांश आबादी का अभी भी टीकाकरण नहीं हुआ है। भारत सरकार बूस्टर शॉट्स देना कब शुरू करेगी? उधर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी क्रेडिट लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि वो भी क्रेडिट लेने की होड़ में शामिल हो गई हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी बात सुन ली है और आखिरकार फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से ज्यादा उम्र वालों के लिए बूस्टर डोज देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि विपक्ष ने क्रेडिट लेने पर लोगों ने उनसे सवाल किया कि पहले आप तय कर लें कि आखिर पीएम मोदी ने आखिर किसकी बात मानी है। और बता दें कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने बच्चों के वैक्सीनेशन का फैसला लिया है। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। जो राजस्थान के सीएम हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए कि मुझे प्रसन्नता हुई कि आज हमारी मांग को स्वीकार कर प्रधानमंत्री जी ने बूस्टर डोज और 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन की घोषणा की है और वैक्सीन और कोविड प्रोटोकॉल कि कोविड से लड़ने का तरीका है। तो ये अशोक गहलोत का ट्वीट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का मेरा सुझाव मान लिया है और ये एक सही कदम है। देश के जन जन तक वैक्सीन और बूस्टर डोज की सुरक्षा पहुंचानी होगी, ये राहुल गांधी ने लिखा है। साथ ही आपको बता दें कि टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरी बात सुन ली है और आखिरकार फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 से ज्यादा उम्र वालों के लिए बूस्टर डोज देने का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि बूस्टर डोज का ऐलान कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और 15 से 18 साल तक के बच्चों को फिलहाल वैक्सीनेशन दी जाएगी। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि आखिर सबसे बड़ा जनता का खिदमतगार है कौन? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूस्टर डोज को लेकर ऐलान किया है, तो अब विपक्ष में होड़ लगी हुई है कि मेरी वजह से इस बूस्टर डोज का ऐलान किया गया है। इसमें कई नाम शामिल हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कर ली जाए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात कर ली जाए या टीएमसी की महुआ मोइत्रा की बात कर ली जाए। भारत में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच एक्सपर्ट्स के बीच वैक्सीन की जिस तरीके से डोज की जरूरत पर गहन मंथन चल रहा था, उसके लिए बूस्टर डोज जैसा टर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी सावधानी से बूस्टर डोज की बजाय प्रिकॉशन डोज का टर्म का इस्तेमाल किया है।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत सरकार की मंशा क्या है। क्या सरकार बूस्टर डोज को ही प्रिकॉशन डोज के रूप में पेश कर रही है? तो आपको ये भी समझा दें कि आखिर बूस्टर डोज जो है वो होती क्या है। आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ पर्याप्त इम्यूनिटी तैयार करने के लिए दुनिया भर में बनी ज़्यादातर वैक्सीन की 2 डोज देने की ज़रूरत है। तो चाहे भारतीय टीका कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक हो या फिर अमेरिकी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की हम बात कर लें, सभी कंपनियों ने ट्रायल में पाया कि तय समय सीमा में उनकी वैक्सीन की दूसरी डोज लगने से इम्यूनिटी का स्तर बढ़ जाता है। अलग अलग कंपनियों से लेकर अलग अलग दावे करती हैं और मसलन फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन के बारे में दावा किया गया है कि उसकी दूसरी डोज लगने के बाद कोरोना के खिलाफ 95% तक सुरक्षा मिलती है। तो आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर कई बार मोदी सरकार पर सवाल भी उठाए गए, लेकिन अब जब प्रिकॉशन डोज आ गई है, बूस्टर डोज आ गई है, अब विपक्ष इसे अपने पीठ थपथपा रहा है और वाहवाही लूटने की कोशिश करता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 60 वर्ष से ऊपर की आयु में कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन का विकल्प उनके लिए भी उपलब्ध होगा और ये भी 10 जनवरी से उपलब्ध होगा। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं और अब इसकी शुरुआत 2022 में होगी, 10 जनवरी से होगी। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक अच्छा खासा पैनल मौजूद है और आप सभी का परिचय करा देते हैं। फिलहाल राहुल आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हैं, और कृष्ण जून कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सुमित मल्होत्रा टीएमसी से प्रवक्ता हैं और हमारे साथ तमाम मुद्दों पर जानकार रत्नेश कुमार मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं। आप सभी का एनबी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। रत्नेश कुमार मिश्रा जी, पहला सवाल मेरा आपसे कि आखिर ये विपक्ष जो जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर कई बार बीजेपी सरकार पर हमलावर भी होता नजर आया था और उसके बाद आज जब बूस्टर डोज को लेकर ऐलान कर दिया गया है, तो ये वही विपक्ष है कि होड़ लेने में जुटा हुआ है? देखिए प्रियव्रत जी, पहली बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि चाहे कोई विपक्षी दल हो या सत्ता में बैठा हुआ दल हो, दोनों का लक्ष्य ये होना चाहिए कि क्या उनकी जो जनता है, देश के जो नहीं कर पा रहे हैं, अब इसमें वो किस तरह कर सकते हैं। चाहे प्रधानमंत्री सत्ता में रहकर कर रहे हैं। हेलो, मेरी आवाज क्या आ रही है? आ रही है। आनंद भाई, मेरी आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है आपकी? हाँ, मिल रही है जी। तो जहाँ तक बात सत्ता पक्ष की है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदैव जब से कोरोना आया तब से लेकर अब तक एक प्रधानमंत्री के तौर पर सशक्त कदम उठाए हैं और लोगों को कोरोना से बचाने का पूरा प्रयास किया है। रही बात विपक्ष के नेताओं की होड़ लेने की, तो विपक्ष के नेताओं को ये भी देखना चाहिए कि जिन प्रदेशों में उनकी सरकारें हैं, जहां पर गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, वहां पर क्या उन्होंने इससे पहले कोई प्रिकॉशनरी कदम उठाए? क्या उन्होंने कोई चीज जो लोगों को कोरोना से बचाने के लिए की? और जहां तक रही बात होड़ लेने की, तो चाहे वो महुआ मोइत्रा भी हो, चाहे वो राहुल गांधी भी हो, अगर आपके कहने पर भी प्रधानमंत्री ने बूस्टर डोज का आगाज किया है या बूस्टर डोज देने की घोषणा की है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपने जनता के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, आप विपक्ष में है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि अगर सत्ता पक्ष कोई चीज नहीं कर पा रहा है तो आप उसको याद दिलाएं और उससे वो काम करवाएं। तो दोनों लोगों का एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए जो लोगों के कल्याण जुड़े हुए मामलों में। और मैं मानता हूँ कि चलिए, क्रेडिट कोई भी ले जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट दे दिया जाए, चाहे वो राहुल गांधी जी को क्रेडिट दे दिया जाए, चाहे वो महुआ मोइत्रा जी को दे दिया जाए,
अल्टीमेटली हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारे लोगों को फायदा पहुंच रहा है कि नहीं। अगर लोगों को फायदा पहुंच रहा है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी क्रेडिट मिलना चाहिए। क्रेडिट सारे ले जाएं, बात लें, हमारा कल्याण होना चाहिए बस। चलिए जान लेते हैं, हमारे साथ राहुल आनंद भी मौजूद हैं कि आखिर जिस तरीके से बूस्टर डोज का ऐलान कर दिया गया और विपक्ष जनता का सबसे बड़ा खिदमतकार बन के सामने आया है इस मौके पर, क्योंकि वो कह रहा है कि हमने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिलाया तब उन्होंने बूस्टर डोज लागू किया। राहुल आनंद जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए भरोसा दिलाना चाहूंगा कि मोदी है तो मुमकिन है, जो हम शुरू से कहते हैं इस बातों को। और मैं आपको 2-3 पॉइंट में अपनी बातों को समाप्त करूंगा। पहला ये है कि 2014 के पहले भी बीमारियां आती थी, महामारी आती थी, उस समय क्या स्थिति होती थी, हमें वैक्सीन कब मिलता था और हमें वैक्सीन पहुंचने में कितना समय लगता था। पहली बात, क्योंकि हम दूसरे पर डिपेंडेंट थे। दूसरी बात ये, जब ये महामारी आई तो आपदा अवसर लेकर आता है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था और हमने कर भी इसको दिखाया। अपने ही देश में वैक्सीन बनाई गई और रिसर्च कर ट्रायल कर हमने उस पर सक्सेस लिया। उसमें विपक्ष का रवैया था कि मैं नहीं लूंगा, और उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के राज्य में लोग भ्रमित हो गए। बहुत तरह का विकार फैलाया गया जोजेस को लेकर, ये नपुंसकता फैलाता है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो अपने वोट बैंक की राजनीति करते थे। लेकिन वो उस वक्त ये भूल गए थे कि इस तुष्टीकरण की राजनीति में 135 करोड़ की जनता को भूल रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात मैं आऊंगा कि जो हमारे साथ इसके पहले जो हम बड़े भाई बात कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि गैर भाजपा शासित प्रदेशों की एक बार स्थिति देख ली जाए और भाजपा शासित प्रदेशों की स्थिति देख ली जाए। इससे गंभीर डोजेस को लेकर गंभीर कौन राज्य कितने हैं ये पता चल जाएगा। तो मैं आपको 3 पॉइंट में ही बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र में 9.23 करोड़ लोगों को डोजेस लगे हैं, जबकि वो पीक रहता है। और यूपी की बात कर ले, यूपी में 12.8 करोड़ है। वेस्ट बंगाल की बात कर ले 6.82 करोड़, गुजरात की बात कर ले तो 6.90 करोड़ के आसपास, राजस्थान की बात कर ले तो 6.07, बिहार की बात कर ले तो 6.30 करोड़, तमिलनाडु, आंध्रा, ये हमारा क्षेत्र नहीं है, लेकिन इनकी स्थिति अभी भी डोजेस को लेकर टॉप 10 में कहीं नहीं आते हैं। तो इससे जो उपलब्धि लेने की जो बात है वो बाद में, पहले आप अपने देश की जनता को, राज्य की जनता को सुरक्षित कीजिए। बूस्टर डोज को लेकर पहले भी बातें चल रही थी और इसके ऊपर पूरे 135 करोड़ की जनता का हक है और उनको ये मिलना चाहिए। समय समय से समीक्षा की जाती है। रेस में बने रहने के लिए, आपस में राजनीतिक दौर में बने रहने के लिए कि ये विपक्षियां अपने अपने गुणगान स्वयं कर रही हैं। चलिए हमारे साथ कांग्रेस से कृष्ण जून भी मौजूद हैं। उनसे आखिर जान लेते हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर भी होते नजर आए थे, कई बार उनके ऐसे बयान सामने आए थे जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते हुए नजर आए थे एक तरीके से कोरोना को लेकर। अब वही इस वैक्सीनेशन की होड़ में सबसे पहले कूदे हैं। साथ ही आपके जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो भी कूद पड़े हैं इसमें। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मैं अपने साथियों को सुन रहा था, ये प्रधानमंत्री जी को सीरियसनेस दिखा रहे हैं इस सारे मुद्दे में। पिछली बार उन्होंने जितनी लापरवाही इस कोरोना के केस में दिखाई, जो सेकंड वेव आई थी, इतनी लापरवाही पूरी दुनिया में किसी राष्ट्राध्यक्ष ने नहीं दिखाई। वो यहाँ पर तो दिल्ली में तो मास्क लगा के मीटिंग करके जाते हैं सुबह, और उसी दिन दोपहर में बंगाल में रैलियां करते हैं और कहते हैं कि इतने तो सिर मैंने कभी देखे ही नहीं अपनी जिंदगी में। ये सीरियसनेस होती है क्या? ये एक प्रधानमंत्री की सीरियसनेस होती है क्या? वो अपनी खुद की, आज भी दैनिक जागरण में अपनी कवर स्टोरी में छापा है। सर, बूस्टर डोज पे आज बात कर लेते हैं, उस पर रैलियों पर बाद में बात कर लेंगे। बूस्टर डोज पर बात कर लेते हैं कृष्ण जून जी। बिल्कुल सुनिए, अरे सर सुनिए, आपने उनकी बात सुनी, मेरी भी सुनिए। जी जी। आज के दैनिक जागरण ने छापा है कि यूपी में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया और दूसरी तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री की रैली में 2 लाख की भीड़ का टारगेट कर रही है। 2 लाख की भीड़ का टारगेट कर रही है। मतलब कोरोना रात को आता है, दिन में चला जाता है। दूसरी बात, ये कोरोना के ऊपर वैक्सीनेशन की क्या देश में पहले वैक्सीनेशन नहीं हुआ? पूरे देश में सभी जातियों में, सभी धर्मों में बराबर वैक्सीनेशन हुआ। इन लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन को भी एक इवेंट बना दिया है। हर चीज में इवेंट बना देते हैं। चाहे
एक डेथ सर्टिफिकेट बचा उस पर भी फोटो छाप लो। और राहुल जी ने डिमांड की थी, नहीं की हो तो बताइए, ऑन रिकॉर्ड डिमांड की थी। अगर उन्होंने डिमांड की है और सरकार को मजबूर होकर माननी पड़ी है तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं वो? सरकार अगर इतनी संवेदनशील सरकार होती तो पहले क्यों नहीं लिया उन्होंने डिसीजन? बाद में आते और रो के चले जाते हैं और मुझे बड़ा दुख हो रहा है, रो के चले जाते हैं, माफी मांग लेते हैं बाद में। अरे जो बीमारी में आपकी लापरवाही की वजह से जिन परिवारों ने अपने घर वालों को खो दिया, अब वो आपके रोने से वो वापस आ जाते हैं क्या? आप पहले क्यों नहीं एहतियातन कदम उठाते? अगर विपक्ष ने डिमांड कर दी और आप लोगों ने मजबूरी में वो डिमांड मान ली तो आप मानिए, देश हित में हमने मान ली, इसमें राजनीति वाली क्या बात है? विपक्ष का काम है जनता के मुद्दे उठाना और जनता के मुद्दे उठा रहा है विपक्ष। आप लोगों की इस बात में शर्म क्या महसूस होती है भाजपा वालों को कि अगर विपक्ष ने वो, अरे अगर आप इतने ही थे तो आप पहले एक्सेप्ट कर लेते उस बात को, क्यों राहुल जी को डिमांड करनी पड़ती? जब आप लोगों ने नहीं किया तभी तो राहुल जी को डिमांड करनी पड़ी ना। और उसके बाद भी आप रैलियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, तो इसका जो आपकी सीरियसनेस दिख रही है, कितनी सीरियसनेस है। आप हर चीज को इवेंट में, देश को बीमारी में झोंक देते हो आप इवेंट में। आप अपने इवेंट के चक्कर में अपने देश को बीमारी में झोंक रहे हो क्या? कृष्णजून जी, इवेंट ले आते हो। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि विपक्ष में जितने भी हैं लगभग लोग होड़ में लगे हुए हैं कि मैंने ये बूस्टर डोज लागू करवाई है। टीएमसी से सांसद हैं महुआ मोइत्रा जी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी ने मेरी बात सुन ली है और आखिरकार फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए बूस्टर डोज देने का ऐलान कर दिया है। तो आखिर इसमें सबसे बड़ा जनता का खिदमतगार किसको माना जाए? कांग्रेस को माना जाए या टीएमसी को माना जाए या बीजेपी को माना जाए कि उन्होंने ये बूस्टर डोज लागू की है? लागू सरकार करेगी, लागू सरकार करेगी और डॉक्टर के सलाह पे करेगी जी, डॉक्टरों की सलाह पे करेगी, सरकार करेगी। विपक्ष का काम लागू करना नहीं होता, विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना। सुमित मेहरोत्रा जी भी हमारे साथ टीएमसी से प्रवक्ता हैं, जुड़े हैं, उनसे भी आखिर जवाब ले लेते हैं। सुमित जी। जी देखिए मैं एक ही बात कहूंगा, जो आज प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं वो चुनाव को ध्यान में रखते हुए कोई काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें केवल जनता को मारने का एक फॉर्मूला चाहिए। अगर इतना ही वायरस का है तो आप क्यों रैलियां बड़ी बड़ी कर रहे हैं? क्यों नहीं आप बंद कर देते? क्यों आपने नाइट कर्फ्यू लगा दी? अभी आप नाइट कर्फ्यू से बातें कर रहे हो, फिर आप लॉकडाउन के ऊपर आ जाओगे। आप ये चाहते हो विपक्ष घरों में बैठे और हम सड़कों पर उतर के अपने प्रचार करें। अगर आपको इतना ही है जनता का ख्याल है तो क्या आप रोक क्यों नहीं दे रहे हैं? वायरस बढ़ता चला जा रहा है, हम भी डिमांड कर रहे हैं कि आप बंद करिए अपना प्रचार। चुनाव बाद में होंगे, चुनाव की कोई वो नहीं है, पहले जनता की जान जरूरी है। क्यों नहीं करते हैं आप? पर आपको राजनीति करनी है, जनता जाए बाढ़ में। इन्होंने अभी तक करा कुछ नहीं है, 7 सालों में 8 सालों में कुछ नहीं करा। देखिए पिछली बार भी कोरोना कोविड महामारी में इन्होंने कोई काम नहीं करा। बनारस में गंगा जी में लाशें बहती रही, लखनऊ में लाशें बहती रही, इन्होंने तब भी कोई ध्यान नहीं दिया। अभी बस 10-15 दिन पहले जाके बनारस में जाके गंगा जी में डुबकी लगाती दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ। तो इस तरह से काम नहीं होता है। देखिए जनता पहले है, चुनाव बाद में है। और जो राहुल आनंद जी कह रहे थे, आंकड़े बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो प्रवक्ता हैं, आंकड़े बताते रहते हैं। मैं उनको भी सलाह देना चाहूंगा कि अपने प्रधानमंत्री से बोले, अपनी पार्टी में ये बात रखें कि चुनाव बाद में हो। सुमित जी एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जब चुनाव थे तो क्या ममता बनर्जी घर से ही प्रचार करने उतरती थी? उनकी रैलियां नहीं होती थी? नहीं देखिए जी, आपको शायद ध्यान होगा, तीसरे चौथे चरण के बाद उन्होंने खुद ये कहा था कि चुनाव को टाल दीजिए, चुनाव बाद में हो जाएंगे। पर इन लोगों ने नहीं मानी उस चीज के ऊपर। बिल्कुल राहुल जी ने भी अपनी रैली कैंसिल करी, ममता जी ने भी अपनी रैली कैंसिल करी, सभी विपक्ष ने कैंसिल की थी, तब प्रधानमंत्री जी ने कैंसिल की थी। चलिए राहुल आनंद जी से जवाब ले लेते हैं कि 3 रैलियों के बाद उन्हें 3 चरणों के बाद उन्हें याद आया था कि हाँ कोरोना नाम जैसी चीज है और हमें रैलियां नहीं करनी। नहीं, जब केसेस देखिए जवाब ले लेते हैं, जवाब पहले से रिपोर्ट थी ना सरकार। अरे जवाब ले लेते हैं, जवाब उन्हीं को बोलने दीजिए। राहुल आनंद जी जवाब दीजिए। देखिए क्या है कि जिस प्रकार से विपक्ष के अंदर उपलब्धि लेने का होड़ बचा है, ठीक उसी प्रकार से इस डिबेट में भी उपलब्धि लेने का होड़ बचा है कि हम
हम नहीं तो हम, बस यही बात हो रही है। मैं बताना चाहूंगा कि जब जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है, तब से लगातार इनकी बेचैनी बढ़ी है और हमने किया है, आपने अपमानित किया था हमारे देश के वैज्ञानिकों को। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारे देश के अंदर, जो चुनाव आयोग है, जो अपर मैनेजमेंट है, जो सारी चीजों को देखता है, वो पल पल की नजर गड़ा रखा है। अभी मेरे टीएमसी के भाई बात कर रहे थे कि लाशें गंगा में बह रही थी, लाशें ये, मैं भी इस चीज को मानता हूँ, जो तथ्य है। लेकिन उस समय जो मैनेजमेंट हुआ था, उसके WHO ने भी सराहना की थी। इस चीज को भी आप मानिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश को संभालना और योगी जी का पेट थपथपाना WHO हमारा नहीं है, WHO पूरे दुनिया का मिलाकर बना हुआ है, लेकिन उसने भी नहीं सहारा। आपने बात की लापरवाही की, तो आप अपनी जिम्मेदारी लेने से क्यों पीछे हट रहे हैं? मैं थोड़ी देर पहले जो आंकड़े गिना रहा था, मैं इसलिए गिना रहा था कि मैंने किया, मेरी सरकार ने की है, आपने नहीं किया है। आपके पास हो तो आप भी गिनाइए, स्वागत है। बातों को बोलने से और आंकड़े गिनाने में यही फर्क है कि हमने किया है तभी आंकड़े गिना रहे हैं। और मैं दूसरी बात बताता हूँ कि अकेले भाजपा ने सरकार नहीं, चुनाव नहीं लड़ी थी, उसमें आप भी सम्मिलित हैं, कांग्रेस भी सम्मिलित है, टीएमसी भी सम्मिलित है और अन्य राजनीतिक पार्टियां भी सम्मिलित है। समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं कहते हैं? लेकिन अगर समस्या गंभीर होती है तो हम लड़ाई तभी लड़ सकते हैं जागरूक कर और अपने बीच में जनता को समझाकर बुझाकर। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई भी नहीं है, हम सबकी लड़ाई है। तो जो हमारे देश के प्रदेश के जो लोग हैं, वो जितने तेजी से जागरूक होंगे और जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उसके तहत अगर हम पालन करेंगे तो निश्चय ही, हमने पहले भी कोरोना को हराया है, अभी भी हराएंगे। जो लोग ये बातें करते थे, अपने देश की स्थिति की बात करते थे, जो आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है, इन्होंने तो बस उनको लंगड़ा बनाया है 60 साल में। हमने तो चलने का काम कराया है उनको। जो 70 साल की जो हिसाब करते हैं, उसमें पहले भाजपा भी रही है और अभी भी भाजपा है। लेकिन जो मैं 60 साल की बात कर रहा हूँ, 60 साल में आपने तो अपने देश को लंगड़ा बनाया है, हमने तो उनको चलना सिखाया बैसाखी हटाकर। और मैं आपको बताता हूँ कि जो आपदा अवसर लेकर आता है, और आप लापरवाही की बात कर रहे थे, जब मौतें हुई थी सेकेंड वेव में, तो विपक्ष पेगासस में क्यों उलझा था? जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि आप देखिए, सवाल कीजिए, सरकार की आलोचना कीजिए और हमसे जवाब मांगिए, कौन अपने कर्तव्य से भागा? किसने लापरवाही दिखाई? आपके पास सुनहरा अवसर था सरकार को कटघरे में खड़ा करने का, मैं भी आपका साथ देता कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो अपने किसी खास को नहीं खोया था इस कोरोना में। मेरे परिवार से भी 2 लोग मरे, लेकिन आपने क्यों नहीं निभाया अपना कर्तव्य? आपने क्या वैक्सीनेशन की, तो फर्जी वैक्सीनेशन हो रहे हैं, आप इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो इनको? आप ये बताओ ना। आप यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहे पार्टी का, यहाँ पे रैली नहीं कर रहे हो, आप ये बताइए आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? आप हर रैली करने की बात है तो क्या उसमें कांग्रेस नहीं है, उसमें समाजवादी पार्टी नहीं है, उसमें क्या टीएमसी नहीं है? लेकिन जो तथ्य है, और आप फर्जी वैक्सीनेशन की बात करते हैं, तो 141 करोड़ का जो आंकड़ा दिया गया है, क्या वो गलत है? यही गलती है, यही विपक्ष का रवैया है कि कभी वो मानता नहीं है, कभी वो मानता है, कभी वो सोचता है कि हम है ही नहीं। तो मैं बताता हूँ कि जो राजनीति है, अरे आप ये बताइए, बनारस में गंगा नदी में लाशें तैर के आई, वो क्या थी? वो क्या थी? बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है। अभी आज का जागरण की रिपोर्ट है आपकी, दैनिक जागरण की रिपोर्ट आपकी आज की, वो आप रैलियां कर, नाइट कर्फ्यू कर रहे हैं, क्या कोरोना रात में? पता, आज जागरण की रिपोर्ट है, प्रधानमंत्री मोदी की कानपुर रैली में 2 लाख भीड़ लाने का लक्ष्य है, मंच पर मौजूद होंगे 40 नेता। आज का जागरण की हेडिंग है ये, दैनिक जागरण की हेडिंग आज की है। चलिए फिलहाल नहीं फैल रहा है, जनता सड़कों में टहलेगी तो कोरोना फैलता है। कोरोना रात रात को आता क्या? ये रात को फैलाते हैं, आज की हेडिंग में फैलता है। आज के हेडिंग में दैनिक जागरण की पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिए, आप सुनिए, मैं हेडिंग पढ़ के सुनाता हूँ दैनिक जागरण की आपको। प्रधानमंत्री मोदी की कानपुर रैली में 2 लाख भीड़ लाने का लक्ष्य है, मंच पर मौजूद होंगे 40 नेता। नीचे लिखा हुआ है, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच यूपी में भी नाइट कर्फ्यू। क्या आप भी शादियों में 200 लोगों की अनुमति लेके बैठे हैं?
तो अखबार लेके क्यों नहीं बैठेंगे? अखबार झूठे होते हैं क्या सारे? मीडिया झूठा है क्या सारा? रत्नेश मिश्रा जी से पूछ लेते हैं कि आखिर जिस तरीके से यहाँ पर ये विपक्ष होड़ लेने के लगा पड़ा है, तो क्या विपक्ष भी लेट हो गया ये बताने में कि बूस्टर डोज नाम की भी कोई चीज होती है और सरकार भूल रही है ये सब? रत्नेश मिश्रा जी। विपक्ष की जिम्मेवारी है जनता की आवाज जी, उठाना, वो सरकार जिम्मेवारी नहीं। रत्नेश मिश्रा जी, मैंने अभी अपने टीएमसी और कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना और मैंने भाजपा के राहुल भाई को भी सुना। मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि टीएमसी और कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में ही उलझे हुए हैं कि किसके कहने पर ये बूस्टर डोज आया। और दूसरी बात, मुझे एक बात और याद आ गई कि अभी तृणमूल की ममता जी का एक प्रयास चल रहा है कि वो ये प्रयास करने को साबित कर रहे हैं कि वास्तविक कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस है, राहुल गांधी वाली कांग्रेस वास्तविक कांग्रेस है ही नहीं। वही द्वंद मैं यहाँ देख रहा था उन दोनों के प्रवक्ताओं में कि कौन किसके कहने पर बूस्टर डोज आई। अरे मैंने पहले भी कहा था भैया, चाहे राहुल गांधी जी के कहने पर आई हो, चाहे महुआ मोइत्रा जी के कहने पर आई हो, आई ना, आप अल्टीमेटली ये बोल दीजिए कि हाँ बूस्टर डोज आई, उसका स्वागत है, लोगों का कल्याण हो। बस अगर आप जनता के बीच फोन लेने के लिए रैलियों को भी रोको ना, तो मोदी जी दिन में लाखों की रैली कर रहे हैं, भी रोकिए ना। समझ चुकी है, जनता जानती है कि उसके हित में कौन काम करता है। अगर उसके हित में लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर पा रही तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देंगे। उनको लगेगा अभी कर देंगे, फरवरी मार्च में आपको बाहर कर देंगे। ये इच्छा आपकी पूरी होगी, फरवरी मार्च में ये इच्छा आपकी पूरी कर देगी जनता, वो लाके बैठा देंगे, आपकी इच्छा पूरी कर देगी। जिन कानूनों पे आपके लोग ये कहते थे कानून बनते वो वापस नहीं होते, जनता की आवाज पे ही कानून वापस लेना पड़े मजबूरी में। दोनों लोग बैठे हुए हैं, अगर जनता की आवाज और ये इच्छा भी आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। फरवरी मार्च में आपका सुपड़ा और यूपी से आपका सुपड़ा साफ होगा, जनता बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी करेगी। जनता बहुत अच्छी तरह समझ रही है आपको पाखंडियों को। तो क्या लेकर ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे? क्या आज से प्रियंका गांधी इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं निकलेंगी? क्या आज से राहुल गांधी इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं निकलेंगे? ये दोहरा रवैया आप लोग जो अपनाते हैं ना, यही आपको सत्ता से बाहर फेंकता है। या तो आप जनता के आप अगर जनता की इतने इंटरेस्ट है तो जाइए ना इलेक्शन कमीशन सरकार और आप आप ये चाहते हो विपक्ष को घर बैठे और तुम प्रचार करो। आप ये चाहते हो कि बीजेपी तो प्रचार करे, विपक्ष सब घर बैठे। आप ये चाहते हो बीजेपी खेला हो बे बीजेपी प्रचार करे बाकी सब घर बैठे। आप ये चाहते हो बाकी सब घर बैठे, बीजेपी प्रचार करे बाकी सब घर बैठे। अब यहाँ ये मत कह दीजिए बीजेपी प्रचार करे बाकी सब घर बैठे, ये चाहते हो? झूठों की पार्टी है, झूठों की। अब जाइए फरवरी मार्च में 500 स्टेट में घर बैठा देगी, आपकी ये इच्छा पूरी करेगी जनता। जनता आपको घर बैठाएगी, पूरी तरह बैठाएगी। आप जाइए ना इलेक्शन कमीशन, आप जाइए ना इलेक्शन कमीशन, यहाँ बैठ के चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। राहुल आनंद क्या आप सरकार में नहीं बैठे क्या? इनका जवाब भी ले लेते हैं। आखिर जो तमाम आरोप आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी उन पर खरी उतरने को तैयार है या नहीं भी, ये पूछ लेते हैं राहुल आनंद जी से। तमाम जवाब उनके भी जहन में आ रहे होंगे। राहुल आनंद जी, देखिए, एक शिष्टाचार डिबेट का तर्क यही होता है कि हम बच्चों की तरह ना लड़के एक वयस्क की तरह व्यवहार करें। और जिस तरह से आपस में व्यवहार कर रहे हैं, जो जनता देख रही होगी वो यही समझती होगी कि ये लोग आपस में बात कर रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं। ये इनके पार्टी का रवैया है और यही इनके पार्टी के संगठन ने इनको सिखाया है कि दूसरों को मत बोलने दो, खुद बोलो। जो खुद ये कर रहे हैं, उपलब्धि लेने की जो बात है, आप हमें घेरिए, हम तैयार हैं। अगर चुनाव आयोग जैसा भी निर्णय लेता है तो हम उसके साथ हैं। अगर पहले भी हम लोगों ने रैलियां की है वर्चुअल माध्यम से, अभी भी करने को तैयार हैं, लेकिन इसका निर्णय मैं नहीं, सरकार नहीं लेगी। इसका निर्णय जो स्वतंत्र संस्था है वो लेगी। जी कृष्णजून जी। दूसरी बात, हेलो जी कृष्णजून जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने मान लिया कि अब ये कह रहे कि इलेक्शन कमीशन में जाओ, तो मतलब ये नहीं करेंगे, ये बंद नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन में इनके ऊपर प्रेशर करेगा तब ये बंद करेंगे। इसी तरह इन्होंने हमारी बात को
सर्टिफाइड कर दिया कि बूस्टर डोज भी राहुल गांधी के प्रेशर में आके इन्होंने लगाया है। उनकी आवाज उठाने पे इन्होंने अपनी मर्जी से लगाया। जैसे इलेक्शन कमीशन का इन्होंने एग्जांपल दिया कि इलेक्शन कमीशन जाओ और रैली रुकवा लो, कुछ कि ये नहीं रोकेंगे, इलेक्शन कमीशन के प्रेशर में रोकेंगे। इसी तरह इन्होंने साबित कर दिया कि राहुल गांधी के प्रेशर में आके, राहुल गांधी की डिमांड के सामने इनको प्रेशर में आके इन्होंने बूस्टर डोज लगाया। इन्होंने ऑनलाइन लाइव डिबेट में एक्सेप्ट किया कि राहुल गांधी के प्रेशर में आके इन्होंने बूस्टर डोज लगाया, एक्सेप्ट किया है। आपके चैनल के माध्यम से इन्होंने जनता के सामने एक्सेप्ट किया है कि हमने विपक्ष के प्रेशर में आके बूस्टर डोज लगवाया है। चलिए, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था, उस पर तो आपने फिलहाल उनका पक्ष ले लिया कि हाँ उनके प्रेशर में आके इन्होंने डोज लिया है। और फिलहाल महुआ मोइत्रा जी ने भी ट्वीट किया था और फिर उनका भी रिट्वीट हुआ है कि हमारे जो हमने कहा था उसके बाद ये फैसला लिया गया है बूस्टर डोज को लेकर। सुमित मेहरोत्रा जी, अब तो कांग्रेस ने पक्ष ले लिया कि हमारे कहने पर हुआ था। नहीं, देखिए हमारी सबसे पहले सांसद ने महुआ मित्रा जी ने ही माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये कहा कि आप बूस्टर डोज लगवाइए। देखिए ये पहले भी क्या नाम है आपका, ये लोग कह चुके हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO पहले भी कह चुका है कि आपको बूस्टर डोज लेनी पड़ेगी, जो थर्ड वेव आएगी उसमें बूस्टर डोज लेनी पड़ेगी। ये साफ साफ कह चुके हैं, पर ये लोग जोर दे रहे थे कि डबल डोज लगवाइए। देखिए हम ये कहते हैं, और पहले भी ये लोग कह चुके हैं कि साहब ये डबल डोज लगवा ली हमने कोविड वैक्सीन लगवा लिया, उससे भी कोई फायदा नहीं। अब आ रहा है कि बूस्टर डोज आ रहा है, बूस्टर डोज से भी हमें कितना फायदा होगा, कौन कौन से डोजेज हर साल लगाने होंगे, ये भी चीजों को बताएं। इन लोगों के पास डाटा है, पर ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। सरकार, हमारे हिंदुस्तान की सरकार बहुत चीज छुपा रही है। हम तो खुद कहते हैं जो भी चीजें हैं सामने लेकर के आइए, चाहे बूस्टर डोज लगानी पड़े, चाहे कैसे भी जनता की जान बचाइए। आज आपके पास पूरा देश है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, आप जनता के लिए काम करें। पर ये काम करने के अलावा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं। जब रैलियां करते हैं तब तो कोई कोरोना नहीं होता है, जब रैली इनकी समाप्त हो जाती है तो कहते हैं कोरोना आ गया है, शटर खोल देते हैं। जैसे दुकान का शटर खोला, बंद कर दिया, जब हम चाहेंगे तब आएगा, जब हम नहीं चाहेंगे तब नहीं आएगा। ये कौन सी बातें होती है? ये जनता के संग में खिलवाड़ करना बंद करें। इसीलिए 5 राज्यों में आप देखिएगा चुनाव आ रहे हैं, जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। और ये कहते, अब देखिए इन्होंने कहा आप चुनाव, अभी राहुल आनंद जी कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता से, आप लोग जाइए ना चुनाव आयोग, आप रुकवाइए ना रैलियां। अरे भाई आप भी तो कहिए, हम भी तो कह रहे हैं आप रैलियां रुकवाइए। आपको नहीं है क्या जनता से लगाव आपका नहीं है? यानी कि आपका लगाव है नहीं, आप तो केवल अपना दिखावा करना चाहते हैं कि हाँ भैया हम लोग जाएं, हम लोग चुनाव के ऊपर रोक लगा दें, फिर ये डंका बजाएं कि साहब देखिए उन लोगों ने रुकवा दिया, हम लोग तो कुछ नहीं करा। हम तो चाहते हैं आप भी शामिल हो, आप भी कहें केंद्र में आप बैठे हुए हैं कि साहब इसको रोका जाए, पर ये नहीं चाहते हैं। देखिए जी, ये चाहते हैं जनता मरे। नहीं, ये फिलहाल आज का विषय नहीं है कि कौन इसमें सबसे बड़ा रैली रुकवाई जाए या क्या किया जाए, या कोरोना पर किस तरीके से नियंत्रण रैलियों के जरिए हो रहा है। विषय आज का यही है कि सबसे बड़ा जनता का खिदमतकार कौन है, कि आखिर बीजेपी है जिसने बूस्टर डोज को लेकर फैसला लिया है, या कांग्रेस है, या टीएमसी है जिसने प्रेशर डाला है बीजेपी पर कि आप बूस्टर डोज लाइए, वरना जो तीसरी वेव है उसमें कुछ और ही मंजर देखने को मिलेगा। और इसके लिए आप दोनों लोग लड़ते नजर आ रहे हैं कि हमने ये लागू करवाया, हमने ये लागू करवाया। इसमें लड़ाई नहीं है, हम लोग तभी हिंदुस्तान के वासी, हम लोग की जनता की जान तभी बचेगी जब हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। इस समय लड़ाई लड़ने का कोई मौका नहीं है, राजनीति करने का कोई वो नहीं है। केंद्र में बैठी जनता, केंद्र में बैठी सरकार मोदी जी की, वो अपना काम करे, विपक्षी अपना काम करेगा। सबको मिलकर के काम करना, तभी जनता की जान बचेगी। हम चाहते हैं चुनाव बाद में हो, चुनाव बाद में हो। रत्नेश मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी लंबे समय से उनके जहन में कुछ सवाल दौड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है उन्हें देखकर। रत्नेश मिश्रा जी। जी, मैं अभी अपने कांग्रेस के प्रवक्ता बंधु को सुन रहा था, तो मुझे एक थोड़ा सा मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनली बेस पे ले चलूंगा। जो संवैधानिक प्रक्रिया है, क्या कांग्रेस पार्टी, अभी सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, वहाँ एक प्रस्ताव लेके आ रही है, पारित करवा दीजिए, विपक्ष प्रस्ताव पारित कर दे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव सारी जिम्मेवारी कांग्रेस की है, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है।
जिम्मेवारी कांग्रेस की, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। सरकार ना सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है, कर नहीं रही है। और अगर सरकार कह दे तो आप कहते हैं हमारे करने पर किया। ये कैसा रवैया है भाई? तो सरकार चला रहे हो ना, बहुमत किसका है? नहीं, आप बीजेपी के प्रवक्ता है, न्यूट्रल प्रवक्ता विश्लेषक है? आप बीजेपी के प्रवक्ता है या न्यूट्रल है? आप बीजेपी के प्रवक्ता है, न्यूट्रल है? आप बीजेपी के प्रवक्ता है, न्यूट्रल है? आप प्रवक्ता देखिए, आपके मन में जो भी है बोल लीजिए, चाहे न्यूट्रल है। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप प्रवक्ता बीजेपी का है या न्यूट्रल है? बोलिए, आप मुझे टीएमसी का प्रवक्ता बोलिए, आप मुझे एसपी का प्रवक्ता बोलिए। मैं टीएमसी का, आप तो बहुत बीजेपी का रहे हो। आप जो बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है वही बात आप बोल रहे हो। मैं तो जो प्रवक्ता बीजेपी का बोल रहा है वही बात आप बोल रहे हो। मैं जो सारी जिम्मेवारी कांग्रेस की है, बीजेपी की और या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं। अगर विपक्ष को मैं कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस है, टीएमसी है, जाइए ना, अगर वो आवाज उठा रहा है तो सरकार को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? आप पारित करवा दीजिए। अगर कांग्रेस या और कोई भी विपक्षी पार्टी देश हित में, जनता हित में कोई भी बात उठा रही है तो सरकार को उसको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है? अरे भाई, तो हम वही तो कर रहे हैं। अरे भाई, मैं भी जनता ही हूँ, मैं तो आपको रास्ता बता रहा हूँ ना। कहने से एक्सेप्ट कर लिया तो गुणगान करने की क्या जरूरत है? और गुणगान अगर किया भी जा रहा है तो एक पार्टी के प्रेशर में किया है या 4 पार्टियों के प्रेशर में किया है, और चारों पार्टियां अपने गुणगान करने में लगी हुई हैं। मैं यही सुमित मेहरोत्रा जी से कह रहा हूँ, यही मैं कृष्ण जून जी से कह रहा हूँ। क्या चुनावी माहौल बनाया जा रहा है कि मैंने करवाया, मैं सबसे बड़ा खिदमतकार हूं आपका? दीक्षित जी देखिए, तृणमूल कांग्रेस पार्टी कभी भी इस चीज में नहीं रही है राजनीति करने के लिए। पहले वो जनता के लिए काम करती है, जनता के हित के लिए काम करती है। तृणमूल कांग्रेस कभी भी अपने राजनीति कभी कुछ नहीं करती है, चाहे बंगाल में हो चाहे पूरे देश में हो। अगर बूस्टर डोज की बात है तो उसमें राजनीति कहाँ से आ गई? जनता की जान की बात है। आप लोगों को लगती हो कि राजनीति बीजेपी वालों की आदत है जनता की जान पे? पूछ लेते हैं बीजेपी वालों से, आखिर बूस्टर डोज जनता के लिए लाया गया है या राजनीति के लिए लाया गया है? राहुल आनंद जी। देखिए, जब माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन जी जब संसद में एक बार स्पीच दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि देश की संसाधनों पे, चलिए सुन लेते हैं। आपको नहीं पता इस बात का? सुन लेते हैं। क्या आपको नहीं पता इस बात का? मुझे सब पता है। और हमने क्या कहा? तो पता है, हमने लेकिन कहा जनता को शायद नहीं पता, तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके बता दिया। सरकार से सवाल क्यों नहीं करते? सरकार से मेरा सीधा सवाल, पहला सवाल सरकार से ही था। देखिए, हाँ तो सरकार से देखिए क्या है, सुन लेते हैं, आपने उनका जवाब भी उनसे सवाल ही किया था। बीजेपी की कृष्ण जून जी, सरकार से ही पूछा देखिए, सरकार का जवाब तो सुन लीजिए। सरकार से सीधा सवाल किया गया है मेरा कि राजनीति हो रही है या सिर्फ जनता का सच में खिदमतकारी हो रही है उनके द्वारा? अगर विपक्ष है जनता की आवाज सेफ्टी के लिए, जनता बिल्कुल, हम भी यहाँ जनता की ही आवाज उठाने बैठे हैं। तो इसमें राजनीति कहाँ से आगे? राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं, हम तो यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं और राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं। पूछ लेते हैं ना, आप जवाब ही नहीं सुन रहे हैं। तो उद्योगपति मंत्रियों को, दोस्तों को कुछ भी दे दो, वो ठीक है। अगर जनता की किसी विपक्षी ने आवाज उठा दी, जनता की आवाज किसी विपक्षी नेता ने उठा दी तो राजनीति होगी। और जवाब सुन लेते हैं। आप एनपीए करके दो उद्योगपतियों को अपनी पूरी देश की पूंजीपति लुटा रहे हो, है वो राजनीति नहीं है। चलिए जवाब सुन लेते हैं। राहुल आनंद जी, आप जी। मैं बोलना चाहूंगा। नहीं, राहुल आनंद जी बोलिए। देखिए क्या है कि ऐसे लोग, जो ऐसे पार्टी के लोग जो जनतंत्र पे भरोसा नहीं करते हो, उनको कभी भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र निर्माण में सहयोग नहीं करते हैं, ये बस हल्ला करते हैं। असली विषय चिंतन करना होता है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात होती है। इन्होंने बात की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारी चीजें देश के देश बात नहीं है। आपको मौका दिया तो सबने सुना, आपको मौका जब दिया गया तो सबने सुना। दुश्मनी में हम सबसे पीछे, पाकिस्तान से पीछे आ गए। आपको जब मौका दिया गया सबने सुना ना, आप भी सुन लीजिए। अब कृष्ण जी मैं अपनी बातों को प्रस्तुत करूं। जब माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी ने संसद में एक स्पीच दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पे अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यकों का हक है और वो उन्होंने उस वक्त राजनीति की थी और अवसर लेने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 135 करोड़ लोगों को लेकर चला और मैं यही कह रहा हूं कि देश के संसाधन पे और बूस्टर डोज पे 135 करोड़ जनता का हक है और वो जल्द ही उनको मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। और आप जो पूंजीपति की बात करते हैं तो 2014 के पहले क्या अंबानी, अडानी, रतन टाटा पूंजीपति में नहीं थे? हमने क्या किया है हम बताते हैं। विजय माल्या को, विजय चौकसी को और नीरव मोदी का 12,000 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया और देश की जनता को समर्पित किया, जिससे पैसे वसूलकर देश के खजाने को भरा जाएगा। आपने क्या किया? आपने अपने जीजा जी को बढ़ावा दिया और आप स्वयं कहते हैं कि अंबानी अडानी का नाम लेते हैं, लेकिन आप ही की सरकार में कांग्रेस अंबानी अडानी को बुलाती है और यहाँ कहती है कि आप यहाँ पे प्लांट लगाइए। आप ही की सरकार में राजस्थान में बिजली कंपनी लगाने के लिए अडानी को निमंत्रण दिया जाता है और अशोक गहलोत का ट्वीट आता है। राहुल जी, अगर अडानी कोई कंपनी लगाता है तो वहां पर निश्चित तौर पर रोजगार बढ़ेगा, निश्चित तौर पर वहां पर सुविधाएं बढ़ेंगी। राहुल आनंद जी, आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने कितना काम करा है? दूसरी लहर खत्म होने के बाद कितना काम करा बताइए। और आपकी सरकार जो है वो उनको हीरो बनाने में तुली हुई है कि उनको एयरपोर्ट दे दो, उनको रेलवे दे दो। देखिए, कभी भी जब देश को अगर आगे बढ़ाना है तो जंजीर से निकालना, आगे बढ़ना है तो सारी चीजें बेचना है। ये नारा है आपका, आगे बढ़ना है, सारी चीजें बेचना है, सरकारी संपत्ति। उस समय वहाँ के डेवलपमेंट और सरकार के द्वारा किया गया डेवलपमेंट, दोनों में बहुत फर्क होता है। आखिर क्यों सरकार नहीं कर पाती वैसा डेवलपमेंट, जबकि हमारे पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बेहतर सुविधाएं होती हैं, बेहतर इंजीनियर्स होते हैं, तो आखिर ऐसी मुकाम पर हम क्यों आ जाते हैं कि हमें प्राइवेटाइजेशन करना है? देखिए, सरकार की जो सिस्टम में जो त्रुटि होती है, त्रुटि आखिर होती क्यों है राहुल आनंद जी? यही तो सवाल है, त्रुटि होती क्यों है? तो मैं बता रहा हूँ, जो निचले स्तर पे आकर जो त्रुटि होती है उसको ठीक करने का कार्य ऊपर वाले का दायित्व बनता है और इसी चीज को मोदी जी ने किया है। पहले जब संसद चलता था और अब जो संसद चलता है उसमें कितना फर्क है। जो लोग काम नहीं करते हैं उनको सम्मान नहीं मिलता है हमारी सरकार में, उनको हटा दिया जाता है, बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। तो जो अगर कहीं भी चेंजिंग होती है तभी उसका असर दिखता है आपको, और यही कारण है कि पीपीपी मोड पे निमंत्रण देकर लोगों को कहा जाता है ताकि रोजगार भी सृजन हो, क्योंकि सरकार के पास नौकरी देने की जो एसेट है वो सीमित है। लेकिन पीपीपी मोड पे अगर हम अपने छोटे छोटे चीजों को दे देते हैं तो उससे आपको एक तो रोजगार भी सृजन होता है और उसकी देख रेख भी की जाती है और हम उसे लीज पे देते हैं। उसके एवज में सरकार पैसा लेती है और पैसा लेकर राज्य का और देश के निर्माण में उसका खर्च किया जाता है। उसी तरीके से जिस तरीके से लाल किला दे दिया गया है लीज पर, कि अब उसका टिकट 2 गुने से 3 गुने दाम पर दे दिया गया है। राहुल आनंद जी, देखिए, लाल किला जो दिया गया है तो लाल किला का मेंटेनेंस और उसका जो रख रखाव जो होता है, तो अगर वहां पे जो सरकारी तंत्र के द्वारा जो मेंटेनेंस किया जाता था और प्राइवेट तंत्र के द्वारा जो मेंटेनेंस किया जाता है, दोनों में फर्क है। मैं इसी बात को आपको बता रहा था कि उनको देने का मतलब ये नहीं है कि सरकार को उनसे रेवेन्यू नहीं आया होगा, रेवेन्यू जरूर आया होगा। सरकार कभी भी उन चीजों को देखती है कि अगर हम अपनी कुछ संपत्तियों को अगर हम लीज पे दे देते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होगा, वो पैसा का हम कहाँ यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नहीं तो आखिर ऐसे मुकाम पर सरकार क्यों आ जाती है कि हमें लीज पर देना है? राहुल आनंद जी, देखिए सरकार इस मुकाम पे फैसला लेती है, उनके जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं उनके द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई या नीति आयोग द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है, उसके बाद ही सरकार इसके ऊपर प्रतिज्ञा करती है और उनके सुझाव के बाद ही ये कार्य किए जाते हैं। सरकार अपनी मर्जी से नहीं करती है। हर चीज को बेच नहीं कर रखी है क्या आप लोगों ने? मनमोहन जी ने ही तो इसकी शुरुआत की थी। आपने उनसे क्यों नहीं पूछा ये प्रश्न, उनसे क्यों नहीं पूछा? आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड बना देंगे, आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी जी अंबानी अडानी का विरोध कर रही थी और स्वयं
अडानी जी से मिलती है और कहती है कि आप हमारे राज्य में प्लांट लगाइए, जमीन हम आपको देंगे, क्या वो जमीन सरकारी देंगी कि किसानों से लेकर दे रही हैं? तो कहीं ना कहीं उस राज्य का जो इंफ्रा डेवलप होगा और जो नौकरियों के जो अवसर प्रदान होंगे, ये देन है पूंजीपतियों की। आप बताइए ना कि आपके जो कांग्रेस के जो दामाद जी हैं उन्होंने चलिए फिलहाल यहाँ हमारा मुद्दा ये नहीं कि लाल किला बेच दिया गया या लाल किला लीज पे दे दिया गया, मुद्दा यही है कि आखिर इस चीज में जब जनता की जानें बचाई जा रही हैं, इसमें होड़ लेने की क्या जरूरत थी? रत्नेश मिश्रा जी, रत्नेश मिश्रा जी, कृष्ण जून जी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, पूरा मौका दिया जाएगा, पूरा, ठीक है? फिलहाल रत्नेश मिश्रा जी से जान लेते हैं कि आखिर विपक्ष इस पर होड़ लेने में क्यों जुटा हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां सर्टिफिकेट में फोटो कौन लगा रहा है? वैक्सीन सर्टिफिकेट में फोटो कौन लगा रहा है? वैक्सीन सर्टिफिकेट में फोटो किसकी लग रही है? आज से पहले का देश में कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ। वैक्सीन सर्टिफिकेट में फोटो ले, वो क्रेडिट ले रहे, क्या ले रहे हैं? वो क्रेडिट लेने को एक डेथ सर्टिफिकेट, इतना आदमी मर गए, डेथ सर्टिफिकेट में फोटो लगा दो प्रधानमंत्री जी की, डेथ सर्टिफिकेट में भी लगा दो। याद रहे कि इन लोगों की रैलियों की वजह से, इन लोगों की अपनी खुदगर्जी की वजह से हमारे परिजन मरे, लोगों को याद रहे, डेथ सर्टिफिकेट पे ही फोटो लगा दो। कांग्रेस के प्रवक्ता क्रेडिट लेने के होड़ आप, अरे फोटो किसने लगाया वैक्सीन सर्टिफिकेट पे? ये आज ये चुप नहीं होंगे, आज ये चुप नहीं होंगे। आप ये बताइए सर्टिफिकेट पे फोटो लेकर क्रेडिट कौन ले रहा है? रत्नेश मिश्रा जी, फिलहाल कृष्ण जून जी, फिलहाल बात रखने का तो मौका सबको दिया जाता ना, आपको भी दिया गया। अब रत्नेश मिश्रा जी से भी पूछ लेते हैं, आखिर राजनीतिक विश्लेषक हैं, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, पूछ लेते हैं। चलिए मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, जनता की कोई से भलाई विपक्ष की पार्टियां जितनी भी हैं, वो अभी क्या है कि वो अपने, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जिन भी मुद्दों को वो उठा के हाईलाइट करना चाहती है। वर्तमान की जो सरकार है वो कौन सा मजबूत है कि उन मुद्दों को पहले ही समाप्त कर देती है। दूसरी बात तो ये हड़बड़ाए हुए हैं, इनके अंदर एक हड़बड़ाहट है, इनकी रिलेवेंसी खत्म हो रही है, एक जनता के बीच आपस में हो रहे हैं, इनके अंदर जो हड़बड़ी मच रही है, उसके कारण ये ऐसे ही चिल्लाएंगे, जनता से बाहर रहेंगे। दूसरी बात इन्होंने कहा सर्टिफिकेट पे और खाद्यान्न की बोरियों पे प्रधानमंत्री की फोटो होना, तो या तो ये सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया है कि हमें हमारे प्रधानमंत्री पर गर्व होना चाहिए। अगर हमें हमारा प्रधानमंत्री सरकार की सुविधाएं दे रहा है, प्रधानमंत्री की फोटो लगाना कोई गलत नहीं है। या तो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बुद्धिमान है, या तो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बुद्धिमान है, या तो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बुद्धिमान है। ऐसे लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रैलियों पे क्या बोला? में भी कमी नजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रैलियों पे क्या बोला वो बताओ। पता नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रैलियों पे क्या प्रवक्ता बना दिया, और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि कांग्रेस के हाथ में उसका एक बहुत बड़ा हाथ उसके प्रवक्ताओं का रहा है। इन्होंने कोई रिलेवेंट बातें कुछ भी नहीं, वैसे चिल्लाए हैं, चिल्लाने से जनता आपको वोट देती है, चिल्लाने से जनता आपको वोट देती है, ये विधाने से जनता आपको वोट नहीं देती है। इनके नाम के नीचे राजनीतिक प्रवक्ता भाजपा होना चाहिए। अच्छा है, काम करिए। और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या लिखा ये तो बताओ। सर्टिफिकेट पर प्रधान फोटो लगाना ये तो बताओ। नहीं है, हम अपने इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी तो बताइए ना, इसमें दिक्कत क्या है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या बोला वो तो बताओ। बना दीजिए, बनाइए, आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा दीजिए, लगाइएगा फोटो। अरे आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या? प्रधानमंत्री पर गर्व नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें हमारे प्रधानमंत्री पर गर्व है। हाँ तो आप केवल भाजपा नहीं है, कांग्रेस एंकर जी देश के प्रधानमंत्री हैं। एंकर जी, इनके नीचे राजनीतिक प्रवक्ता की जगह बीजेपी प्रवक्ता लिखी है, तो सीधे सीधे बोल रहे हैं मोदी जी के लिए, सीधे सीधे इनके प्रवक्ता लिखी है। छोटा सा सवाल मेरा आपसे भी है कि छोटा सा सवाल आपसे भी है कि जब अखिलेश यादव की फोटो लैपटॉप पर दिखी थी तब तो फिलहाल कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाए थे। नहीं कृष्णजून जी, तब तो ये सवाल नहीं उठा था। लैपटॉप डेथ सर्टिफिकेट में बट रहे थे क्या? इन्होंने कैसी बात करते हैं आप, एक ही बात को पकड़ के बैठ गए हैं। 80 रुपए का अनाज दिया 5 किलो,
और 105 रुपए थैले पे खर्च कर दिए फोटो लगाने के लिए। 80 रुपए का अनाज दिया, 105 रुपए का थैला लगाया उसमें फोटो लगाने के लिए। अरे इससे अच्छा 200 रुपए का अनाज ही दे देते गरीब को। ये झूठ हो तो बताइए। 80 रुपए 5 किलो 80 रुपए का अनाज दिया। पूछ लेते हैं फिलहाल राहुल आनंद जी से। चलिए कृष्णू जी, आप जब तक बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन अब राहुल आनंद जी जवाब दे रहे हैं आपके तमाम सवालों का। ठीक है, सुन राहुल आनंद जी। जी सवाल इनको लगता है। कृष्णजून जी, किस तरीके से लड़ते हैं आप डिबेट में कि आपके सवाल भी नहीं सुन पाते हैं लोग? सवाल कितनी आवाज इनकी आ रही थी, ये डिस्टर्बेंस आ रही है कुछ। जी कृष्णजून जी बोलिए। आपके किस तरीके से आप लड़ते हैं डिबेट में? आपके तमाम जो सवाल थे वो भी बीजेपी नेता ने नहीं सुन पाए, दोहराएं ताकि उन्हें आराम से समझ में आ सके आपके सवाल। जवाब है नहीं मेरे सवालों का, ये कटघरे में खड़े हैं। चलिए सवाल तो दोहरा दीजिए, शायद कुछ जवाब मिल जाए, कुछ ऊपर से जवाब मिल जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया अभी हमारे साथी ने कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला वो बोला है, तो मैं कह रहा हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी तो 2 दिन पहले क्या बोला वो भी तो बता दो ना। जी राहुल आनंद जी, कोर्ट ने भी तो रैलियों पे रोक चलिए लगाने के लिए अब जवाब बोला ले है। लेते हैं। अब मुझे उत्तर दे देने दीजिए। अब मुझे उत्तर दे देने दीजिए। बिल्कुल। कभी भी अब आपके देश का कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो कभी भी जब आपके देश का नाम आता है तो वहाँ प्रधानमंत्री जी की ही फोटो आती है, क्योंकि वो उन्हीं की छवि बनती है, पहली बात। और कभी भी आप अच्छे काम में भगवान का नाम अनुसरण करते हैं, ना कि खराब काम के लिए करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ समझे कि अच्छे चीजों पे ही प्रधानमंत्री जी की फोटो छपती है और खराब चीजें जो घट जाती है वो सरकार की मंशा नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार समझे जिस तरह आज तक आपका इंदिरा आवास का नाम चल रहा है, आज तक लोगों आपके पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम से आज तक जो भी योजनाएं चल रही हैं वो क्यों चल रही है? क्या सरकार ने बंद कर दिया? पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब सुनिए अटल जी के नाम पे कोई योजना किसी ने विरोध किया? अटल जी के नाम पे कोई योजना का विरोध किया? जवाब दे रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि गलत दे रहे हैं। सरदार पटेल के नाम पे स्टेडियम का आपने मोदी जी के नाम पे खोल दिया यार। सरकार से चिड़ मत कीजिए, देश की जनता से चिड़ मत कीजिए। यही करती है सरदार पटेल यही बात कहा कि जब लोकतंत्र में जब आप सहिष्णुता की बात करते हैं तो उसमें आप समझिए कि उस सहिष्णुता का मार्ग जनतंत्र में जाकर के स्थापित होता है और आप उस चीज को सुनना नहीं चाहते हैं। आप उस चीज को सुनना नहीं चाहते हैं। राजीव गांधी जी के भी नाम से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। क्या सरकार ने बदल दिया उससे? क्या सरकार ने उनके नाम को हटा दिया? कदापि नहीं हटाया। ठीक इसी प्रकार से जो सत्ता में होता है तो उसका नाम चलता है और उसके नाम से जो कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं तो वो चलते ही रहते हैं, ना कि उसे बंद कर दिया जाता है। और आपको मैं एक प्रस्ताव देता हूँ कि जब आप सवाल करते हैं ना तो जब आप सुनने तक सामने बढ़ा दीजिए। अगर यही स्थिति रही तो कांग्रेस कहीं नहीं रहेगी। आपके यहाँ तो कांग्रेस ने परीक्षा लिया था कि हमारे यहाँ प्रवक्ता कौन होगा, आप कैसे प्रवक्ता बनकर निकल जाए। आपको तो नहीं खा देना चाहिए तार्किक बातों पे चले जाते हैं। क्या ये शोभा देता है आपको? क्या ये आपको शोभा देता है? राजीव जी ने देश के लिए शहादत दी है, शिवराज जी ने देश के लिए शहादत दी है, हल्ला कर रहे हैं, कुर्बानी की, देश के लिए कुर्बानी। झोला उठा के भागे नहीं वो लोग झोला उठा के भागे नहीं, वो लोग झोला उठा के भागे नहीं। राहुल आनंद जी, कृष्णजून जी, काफी लंबे समय से हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा भी जुड़े हुए हैं और काफी तमाम सवाल उनके जहन में भी है, कुछ लंबे समय से वो बोलना चाह रहे हैं। सुमित मेहरोत्रा जी। जी देखिए आज का मुद्दा हम लोगों का ये है कि कोविड महामारी की तीसरी लहर आ रही है और बूस्टर डोज का है, पर भारतीय जनता पार्टी के नेता इससे हटके वो दूसरे उस पर लेके जा रहे हैं कि उन्हें मालूम है उन्होंने देश में सेकेंड वेव के बाद से कोई काम करे है नहीं, हॉस्पिटल के ऊपर कोई काम करा है नहीं, बेड के ऊपर कोई काम करा है नहीं, तो ये इससे बच रहे हैं कि मुद्दे से हटा करके दूसरे मुद्दे पे ले जाओ और हिंदू मुसलमान और क्या तुमने करा हमने करा हमारे नाम पे उनके नाम पे। अरे भाई कब तक लड़ते रहोगे? देश के लिए काम करो। इस समय देश के काम कोई बात सामने नहीं आई। अभी पूरी डिबेट लगभग 55 मिनट हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई बात सामने नहीं आई ऐसी।
जी जी जी, मैं भी यही कह रहा हूँ। देखिए जी, हम लोगों का मुद्दा आज का यही है कि हम लोग बूस्टर डोज के ऊपर बात करें कि बूस्टर डोज जनता को कब तक मिलेगी, कब तक लगेगी, कब तक जनता की जान बचेगी, ना कि राजनीति करने का समय है। राजनीति करेंगे तो केवल जनता ही मरेगी और कुछ नहीं होना है। और अगर आपको राजनीति करके जनता को ही मरवाना है तो आप मरवाते रहिए। हम लोगों से फिर हम लोग ये कहते हैं कि आप गद्दी से हटिए और अपना करते रहे जो आपसे नहीं संभल रहे थे। अरे राजनीति कब तक करते रहोगे भाई? आज चुनाव रद्द कर दीजिए, आप रैलियां बंद कर दीजिए। इस जनता की जान जरूरी है। आज आपके मध्य प्रदेश के सरकार ने शिवराज सरकार ने वहां पर लॉकडाउन लगा दिया है, रद्द कर दिया चीजें। ये चुनाव बाद में होंगे, पंचायत चुनाव। यहाँ उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है? और जगह 5 राज्यों में चुनाव है तो रद्द क्यों नहीं हो सकते? ये लोग चाहते हैं पहले आप लोग जाकर के उसे रोकें। हमारा मुद्दा ये है आज तक सारी पार्टियों का, विपक्षी पार्टियों का, कि भैया बूस्टर डोज कब तक लगेगी और कब तक आप जनता की जान बचाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं जरा, प्रवक्ता साहब। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि वैक्सीन जब आ गई थी उसके बाद भी विपक्ष लगवाने को तैयार नहीं था, तब क्या अब विपक्ष जो है वो बूस्टर डोज लेने को बिल्कुल तैयार होगा? क्योंकि एक सवाल ये भी आ रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष ने कहा था ये मोदी की वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है, ये कहा गया था, तो क्या अब विपक्ष बूस्टर डोज लेने को पूरी तरीके से तैयार है क्या? देखिए जी, आज आप खुद बताइए, WHO ने खुद ये कहा था, सेकेंड वेव जब आई थी, कोविड महामारी जब थी, उस समय आपको याद होगा कोविड शील्ड का खुद कहा था। कई मैसेज आए, कई चीजें आई कि इससे फायदा नहीं होगा, इससे जान नहीं बच सकती है, आपको लेनी पड़ेगी। तो भैया कब तक जनता को झूठे वादे, झूठी चीजें लगती रहेंगी, पानी लगाते रहेंगे? जनता को तो आज भी विश्वास नहीं है। आपको अगर इतना ही था कि हाँ कोविड शील्ड हमने लगा दी है, कोवैक्सीन लगा दी है, जनता की जान बच जाएगी, तो थर्ड वेव के लिए बूस्टर डोज क्यों? मुझे आप बताइए, बूस्टर डोज क्यों लानी पड़ी आपको? कि आपको मालूम था कि उसमें कुछ नहीं है, नया वेरिएंट आएगा, बूस्टर डोज नहीं, काफी कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है और शायद काफी कुछ हद तक कंट्रोल हो गया है कोरोना को, और आंकड़े भी लगातार कम आने लगे हैं। आंकड़े तो जो दिखाए जा रहे थे सब गलत दिखाए जा रहे थे। आपको नहीं मालूम है बनारस में क्या हाल हुआ? आपको नहीं मालूम है लखनऊ क्या हाल तो हुआ था? ये तो कह रहे कि ऑक्सीजन। चलिए आपके तमाम सवालों का जवाब एक फाइनल कमेंट के रूप में ले लेते हैं राहुल आनंद जी से। फाइनल कमेंट राहुल आनंद जी। देखिए, मैं बोलूंगा तो ये आंकड़े नहीं मानेंगे। नहीं, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन एक फाइनल कमेंट के रूप में एक छोटा सा जवाब, छोटा सा 10 सेकंड में बात। जी बिल्कुल, 10 सेकंड ही है हमारे पास। आप वेस्ट बंगाल की स्थिति उठा लीजिए तो वेस्ट बंगाल में 6 करोड़ 80 लाख के डोजेस पड़े हैं, और अगर आप बिहार को उठा लीजिए तो 6 करोड़ 30 लाख है। अंतर यही जो पता चल जा रहा है कि जो बातें करते हैं वो करते नहीं है, और जो नहीं कहते हैं वो करते हैं, जो हमारी सरकार करती है। दूसरी बात, पहले से अपेक्षा हमारी सुविधाएं बढ़ी है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल संबोधन में चीजों को बताया है, वो भी एक आंकड़ा है जो ये नहीं मानेंगे। चलिए राहुल आनंद जी, फिलहाल आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और सवाल फिलहाल अभी भी यही बरकरार है कि आखिर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूस्टर डोज का ऐलान कर दिया है तो आखिर इसमें दो राय क्या है, और विपक्ष इस पर राजनीति क्यों कर रहा है? और होड़ लेने की तो बात ही नहीं सामने आ रही है। जब बूस्टर डोज का ऐलान कर दिया गया है तो साफ तौर पर यही होगा कि जनता को फायदा पहुंचाया जाएगा। तो फिलहाल बूस्टर डोज विपक्ष का नया प्रयोग। एनबी न्यूज की खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।